नमस्कार दोस्तों, हम सेक्शन 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 15 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इसको मैं लैंग्वेज पढ़ूंगा और इसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा, आप सुनते रहिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट वन अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक अपीलेट ट्रिब्यूनल हर एक डिस्ट्रिक्ट में। उसका काम क्या होगा? टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील को सुनना। जो सेकंड क्लॉज है 15 का वो देख लेते हैं। द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डीएम से कम रैंक की नहीं होना चाहिए। ये है आपका, ठीक है। उसके बाद अपील्स देख लेते हैं। सेक्शन 16 का क्लॉज 1 कहता है एनी सीनियर सिटीजन और पेरेंट एज द केस में बी एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल may within 16 days from date the order prefer an appeal to appellate tribunal। कोई भी सीनियर सिटीजन या कोई भी पेरेंट जो एग्रीव्ड है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से वो 60 दिनों के अंतर जो है प्रेफर कर सकता है एक अपील किसके सामने? अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने। प्रोवाइडेड दैट ऑन अपील, प्रोवाइडेड दैट यानी प्रोविजो है इसका, ऑन अपील द चिल्ड्रन और रिलेटिव हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सच मेंटेनेंस ऑर्डर shall continue to pay to such parent the amounts ordered in the manner directed by the appellate tribunal। यानी कि जो भी बच्चे या जो भी रिलेटिव जो पे कर रहे हैं रुपए वो जो है कंटिन्यू रखेंगे पे करने के लिए जब तक कि क्या कहते हैं appellate tribunal उन्हें डायरेक्ट ना करे। Provided further that appellate tribunal may entertain the appeal after the expiry of said period of 60 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time। यानी कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो कंडोन कर सकता है जो भी डिले अगर हुई है, मान लीजिए अपील को फाइल करने के लिए जो भी डिले हुई है तो उसको जो डिले को कंडोन कर सकता है अगर उसको लगता है कोई सफिशिएंट रीज़न है उस वजह से वो प्रिवेंट हुए थे और 60 दिन के अंदर जो है अपील प्रेफर नहीं कर पाए थे, तो अपील जो है 60 दिन के बियॉन्ड भी जो है फाइल की जा सकती है। तो 16 का क्लॉज 2 आप देख लीजिए। ऑन रिसीप्ट ऑफ एन अपील द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल कॉज अ नोटिस टू बी सर्व अपॉन रेस्पोंडेंट। अगर अपील की जो रिसिप्ट हमने अपील को रिसीव कर लिया है उसके बाद जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल की ड्यूटी होगी कि वो नोटिस भेजेगा रेस्पोंडेंट पे। उसके बाद द अपीलेट ट्रिब्यूनल में, यानी कि डिस्क्रिशन है इसमें, अपीलेट ट्रिब्यूनल में कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट हुज ऑर्डर द अपील इज प्रेफर्ड। तो वो ट्रिब्यूनल का वो ऑर्डर मंगा सकता है, उस रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग को मंगा सकता है जिसके खिलाफ आपका अपील फाइल हुई है। तो ये आपका क्लॉज 3 हो गया, ये डिस्क्रिशन है। उसके बाद 4 द अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ये भी डिस्क्रिशन है। आफ्टर एग्जामिनिंग द अपील एंड द रिकॉर्ड्स कॉल्ड फॉर ईदर अलाउ और रिजेक्ट द अपील। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील को एग्जामिनेशन के बाद और रिकॉर्ड जो उसने बुलाए हैं उसको एग्जामिनेशन के बाद या तो उसको अलाउ करेगा अपील को या उस अपील को रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद 5वां क्या कहता है क्लॉज, द अपीलेट ट्रिब्यूनल सेल, ये आपका मैंडेटरी ड्यूटी है, एडजुडिकेट एंड डिसाइडिंग अपॉन द अपील, ठीक है, filed against the order of the tribunal and the order of appellate tribunal shall be filed। यानी कि appellate tribunal क्या करेगा, एडजुडिकेट करेगा, डिसाइड करेगा अपील को, ठीक है, ये इसकी ड्यूटी है। और जो भी वो डिसाइड करता है या जो भी आपको एडजुकेट करता है उसका जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी रिजेक्टेड, कोई भी अपील रिजेक्टेड नहीं की जाएगी अनलेस एन अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू द पार्टीज to both the parties of being heard in person or through a duly authorized representative। यानी कि कोई भी अपील रिजेक्ट नहीं की जाएगी जब तक कि दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई है, या तो ये इन पर्सन हो सकती है या ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी हो सकती है। उसके बाद द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल मेक एन इंडीवर टू प्रोनाउंस इट्स ऑर्डर इन राइटिंग विद इन 1 month ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एन अपील। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा वो हर एक प्रयास करेगा कि वो ऑर्डर पास करे विद इन 1 month ऑफ रिसीप्ट ऑफ अपील के।
उसके बाद अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड अंडर, या आप देख लीजिएगा विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एन अपील। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे प्री में, ठीक है। तो ये आप मतलब ये टाइम याद रखिएगा और कौन सी डेट से ये 1 मंथ बोल रहा है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी सेंड टू बोथ द पार्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी कॉपी होगी ऑर्डर की वो पार्टीज को फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 17 राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, notwithstanding anything contained in any law, no party to a proceeding before a tribunal or appellate tribunal shall be represented by a legal practitioner। यानी कि कोई भी पार्टी जो ट्रिब्यूनल या अपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने है वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जाएगी। बाकी ये मैं कंफर्म करके बताऊंगा सेक्शन 17 की लैंग्वेज में कोई गलती तो नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेक्शन 18 मेंटेनेंस ऑफिसर, जो स्टेट गवर्नमेंट सेल डेजिग्नेट, क्लॉज 1 कहता है आपका स्टेट गवर्नमेंट सेल डेजिग्नेट द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बाई वॉट एवर नेम कार्ड एज मेंटेनेंस ऑफिसर। यानी इसका कहने का मतलब ये है स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को या कोई ऑफिसर जो उससे कम रैंक का ना हो, तो उसे कैसे डेजिग्नेट करेगा एज एन मेंटेनेंस ऑफिसर, कि वो मेंटेनेंस ऑफिसर होगा। अब मेंटेनेंस ऑफिसर क्या करेगा, सेल रिप्रेजेंट, क्लॉज 2 में है ये, सेल रिप्रेजेंट यानी कि वो क्या करेगा, आपका जो मेंटेनेंस ऑफिसर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा अ पेरेंट इफ़ ही सो डिजायर्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ ट्रिब्यूनल और द अपेलेट ट्रिब्यूनल एज द केस मे बी। जो मेंटेनेंस ऑफिसर होगा, अगर कोई पेरेंट चाहता है कि वो जो है प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल या अपेलेट ट्रिब्यूनल के दौरान उनको रिप्रेजेंट करे, तो वो उनको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद चैप्टर 3 आ जाता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स, यानी कि आपका ओल्ड एज होम्स जो होते हैं वृद्धा आश्रम, उनका इस्टेब्लिशमेंट होना, ठीक है, कराना। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम, तो ये क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश, जो आपकी राज्य सरकार होगी, में इस्टेब्लिश एंड मेंटेनेंस सच नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स एट accessible places as it may deem necessary in a phased manner, beginning with at least one in each district to accommodate in such homes a minimum of 150 senior citizens who are indigent। यानी कि जो राज्य सरकार होगी वो इस्टेब्लिश कर सकती है, उसके साथ साथ मेंटेन करेगी ओल्ड एज होम्स को एट एक्सेसिबल प्लेस, उन प्लेस पे जो एक्सेस किए जा सकें, ठीक है, एंड एज इट में डीम नेसेसरी, जैसा कि उसे ज़रूरी लगता है, ठीक है, इन अ फेस्ड मैनर, यानी कि फेस्ड मैनर मतलब कि कभी कभी जैसा उसको उचित लगता है। बिगिनिंग विद एटलीस्ट वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, शुरुआत किससे होगी, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम होना चाहिए, जो कि क्या कहते हैं उसकी कैपेसिटी हो कि वो 150 सीनियर सिटीजन्स को रख सके जो कि इंडिजेंट हैं। इंडिजेंट मतलब गरीब हैं। आपका इंडिजेंट की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में दे रखी है, तो वो मैं आपको जो है बता दूंगा। उसके बाद सेक्शन 19 का क्लॉज 2 क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब अ स्कीम फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो स्कीम प्रोवाइड करा सकती है मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम का, कि भैया इस हिसाब से मैनेजमेंट होना चाहिए ओल्ड एज होम का, इंक्लूडिंग द स्टैंडर्ड्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय देम विच आर नेसेसरी फॉर मेडिकल केयर एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सच होम्स। यानी कि स्कीम किससे रिलेटेड होगी कि किस स्टैंडर्ड या किस टाइप के आपके जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएं, ठीक है, जो कि नेसेसरी हों उनके चिकित्सीय केयर के लिए या फिर उनके मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए जो वहाँ रहते हैं। अब रहेगा कौन, आपका सीनियर सिटीजन ही रहेंगे, तो ये आपका क्लॉज 2 हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपका इंडिजेंट पर्सन डिफाइन कर रखा है। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन यानी कि इस प्रावधान के लिए आपका इंडिजेंट मतलब क्या होता है, इस धारा के लिए इंडिजेंट का मतलब होता है मीन्स एनी सीनियर सिटीजन
who is not having sufficient means has determined by state government from time to time to maintain himself। वो बंदा जो कि क्या कहते हैं सफिशेंट मीन्स नहीं रखता है, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपका जो है बताती है, डिटरमिन करती है उस हिसाब से। तो ये आपका मतलब जिसके पास सफिशेंट मीन नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए, वो इंडिजेंट पर्सन होगा, सिंपली ये है। उसके बाद चैप्टर 5 आपका आ जाता है